दक्षिण एशिया के इतिहास में 1971 का भारत पाक युद्ध एक ऐतिहासिक क्षण था जो भारत और पाकिस्तान के बीच तीव्र सैन्य संघर्षों से चिन्हित था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पूरे क्षेत्र पर इसके दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए। ये युद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के जटिल मिश्रण से प्रेरित था जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद से चल रहा था। अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो इसमें दो मुख्य क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों शामिल थे। पूर्वी पाकिस्तान में 56% आबादी रहती थी जो बांग्ला भाषा बोलती थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पास्तो और अन्य स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे। इसके साथ साथ भारत से पलायन करने वाले मुसलमान भी थे जो उर्दू बोलते थे। देश की आबादी में उनका हिस्सा केवल 3% था। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद उत्तर भारत के लोगों का वर्चस्व उभर कर सामने आया। जहां एक तरफ बांग्लादेशी मुसलमानों को उम्मीद थी कि वो बहुसंख्यक आबादी होने के कारण पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन उत्तर भारत के मुस्लिम नेताओं ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे दक्षिण एशिया में खुद को मुस्लिम आंदोलन का रखवाला समझते थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान का भविष्य उनकी ही विचारधारा के अनुसार होगा। पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले उत्तर भारतीय मुसलमान दो समूह शरणार्थियों और पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों पर निर्भर थे। वे लोग ही अच्छे और बुरे के मालिक थे। भारत से पलायन करके पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थी उर्दू बोलते थे। पलायन के बाद अल्पसंख्यक होने के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि उनके रीति रिवाज और परंपराएं पाकिस्तान की स्थानीय संस्कृति पर हावी रहेंगी। वहीं पंजाब में रहने वाले मुसलमानों का देश के नागरिक संस्थानों, सेना और भूमि पर कब्जा था और फिर वो भी अपने देश के बहुसंख्यक बनकर सामने आए। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच शुरुआती विवाद इसी वजह से हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में ना के बराबर लोग बांग्ला भाषा जानते थे और इन लोगों का ये मानना था कि बांग्ला लोगों पर हिंदुओं का असर था। शायद यही वजह थी कि फरवरी 1948 में जब असेंबली के एक बंगाली सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल हो, इस प्रस्ताव पर तब के पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसलिए ये अहम है कि पाकिस्तान की एक मुख्य भाषा हो जो केवल उर्दू हो सकती है। इसके बाद अगले ही महीने यानी मार्च 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका का दौरा किया तो उन्होंने वहां साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू होगी। यदि आपको कोई गुमराह करता है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जहां तक राजकीय भाषा का सवाल है, वो केवल उर्दू है। कुछ बंगाली लोग जिन्ना के साथ जनवरी 1948 से बांग्ला भाषा की स्थिति पर बात कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में निजी तौर पर बांग्ला भाषा का इस्तेमाल होता रहे, पर आधिकारिक भाषा उर्दू ही रहेगी। लेकिन एक सोचने वाली बात थी कि जब भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो पाकिस्तान को राष्ट्रीय भाषा की जरूरत क्यों पड़ी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि वो भाषा को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ये उससे कहीं बढ़कर है। भाषा को दबाने का मतलब होता है कि आप उनकी संस्कृति को दबा रहे हैं और पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ऐसा ही हुआ। 1952 में भाषा के लिए आंदोलन में कई छात्रों की मौत हो गई। एक और जहां भाषा का मुद्दा काफी अहम था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तानियों के प्रति रवैया और उनके साथ अन्याय भी पाकिस्तान के टूटने का कारण बना। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के साथ असमानता और हर तरह के भेदभाव के चलते उनकी आबादी में दुख और गुस्सा पैदा हो गया। इतना ही नहीं, पूर्वी पाकिस्तानियों के खिलाफ नस्ली शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। उन्हें कमजोर और हीन माना जाता था और कहा जाता था कि उनकी संस्कृति हिंदू है और इसे शुद्ध करना जरूरी है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे अहम कारण ये था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के दोनों हिस्सों का केंद्र बिंदु था और केंद्र सरकार इस्लामाबाद से ही पूर्ण निर्णय लेने के साथ साथ देश के पूर्वी हिस्से में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिरोध का आक्रामकता का उपयोग करके उसे दबाने का प्रयास कर रही थी। अगर लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया जाता और संसाधनों को समान रूप से देश के दोनों हिस्सों में बांटा जाता
तो आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता को दूर किया जा सकता था। कई शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का एक साथ रहना संभव ही नहीं था। इन दोनों इलाकों के बीच 1,000 मील से अधिक दूरी थी, जिसके बीच भारत देश मौजूद था। पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार पटसन की बिक्री से मिलने वाली रकम पर टैक्स लगाती थी और इसका इस्तेमाल देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए करती थी। 1947 से 1970 तक पाकिस्तान के कुल खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा रक्षा पर खर्च हुआ था। पाकिस्तान अपनी विदेशी मुद्रा का 2/3 पटसन की बिक्री से कमा रहा था, लेकिन लगभग अधिकतर पैसा पश्चिमी पाकिस्तान में ही खर्च हो रहा था। 1965 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पाकिस्तान की रणनीति भारत पर पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से आक्रमण करना था। उस समय पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान की सेना में बड़ा असंतुलन था। पश्चिमी पाकिस्तान ने अधिकांश पैसा अपने रक्षा बजट पर खर्च किया और अपने पूर्व हिस्से की सेना के विकास पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पूर्व पाकिस्तान के पास उस समय एक डिवीजन सेना और 15 फाइटर जेट्स थे। इसी कारण से पाकिस्तान की रणनीति पश्चिम से पूर्व की तरफ सैन्य सहायता मुहैया कराकर पूर्व पाकिस्तान की रक्षा करनी थी। जब युद्ध शुरू हुआ और भारत ने आक्रमण शुरू किया और उस दौरान जब पूर्व पाकिस्तान कमजोर पड़ने लगा, उस दौरान वहां की सेना और लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि उनकी सुरक्षा पश्चिमी पाकिस्तान की कभी प्राथमिकता थी ही नहीं। ये सब देखते हुए जब आवामी लीग के शेख मुजीब ने अगले 5 फरवरी 1966 को लाहौर में अपना 6 सूत्री एजेंडा पेश किया, तो उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और इसे भारतीय साजिश करार दिया गया। क्या थे उस एजेंडे के 6 बिंदु? आइए देखते हैं। पहला, लाहौर प्रस्ताव के आधार पर पाकिस्तान संघ को सही अर्थों में संविधान का पालन करना और सार्वभौमिक व्यस्त का मताधिकार के आधार पर सीधे चुने गए विधानमंडल की सर्वोच्चता के साथ सरकार का संसदीय रूप प्रदान करना। दूसरा, संसदीय सरकार को केवल 2 विषयों से निपटना चाहिए, रक्षा और विदेश मामले, और बचे विषयों को राज्य सरकार में निहित किया जाना चाहिए। तीसरा, पाकिस्तान के 2 हिस्सों के लिए अलग अलग प्रवर्तनीय मुद्राएं पेश की जानी चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो पूरे देश के लिए एक मुद्रा लागू की जानी चाहिए, लेकिन पूर्व से पश्चिम में राजधानी की उड़ान को रोकने के लिए प्रभावी संवैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक अलग रिजर्व बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और पूर्व पाकिस्तान के लिए एक अलग राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाई जानी चाहिए। चौथा, कर और राजस्व एकत्र करने की शक्ति संघीय इकाइयों में निहित होनी चाहिए और संघीय केंद्र के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए जिससे वे अपने व्यय को पूरा करने के लिए राज्य करों में हिस्सा प्राप्त कर सकें। पांचवा, दोनों पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की विदेशी मुद्राओं के लिए 2 अलग अलग खाते होने चाहिए। संघीय सरकार की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा समान रूप से या उस अनुपात में पूरा किया जाना चाहिए और स्वदेशी उत्पादों को कर मुक्त किया जाना चाहिए। सरकार की 2 शाखाओं के द्वारा विदेशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। छठा, पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग सैन्य या अर्धसैनिक बल होना चाहिए और नौसेना का मुख्यालय पूर्वी पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन उनके दिए गए इन सुझावों को न केवल नजरअंदाज किया गया, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ जनवरी 1968 में अगरतला षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये सब करने के बाद पाकिस्तान सरकार का ये ख्याल था कि अगरतला साजिश की वजह से शेख मुजीबुर रहमान की साख को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ऐसा न होने की जगह पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के समर्थन से उनकी आवाज और बुलंद हो गई और इसके साथ ही वो इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। उन्हें बंगबंधु यानी बंगाल के भाई या दोस्त की उपाधि मिली। पाकिस्तान के नए तानाशाह जनरल याहिया खान की सरकार में नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करने के लिए 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में चुनाव हुए। ये चुनाव पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव थे। आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा की 169 में से 167 सीटें मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में लगभग पूर्ण बहुमत मिला, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान का वोट बैंक कंजर्वेटिव पाकिस्तान, मुस्लिम लीग एवं समाजवादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तत्कालीन साम्यवादी आवामी नेशनल पार्टी में बंट गया। आवामी लीग नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी राजनीतिक स्थिति पर जोर देते हुए
इस संवैधानिक संकट को एक 6 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा समाधान दिया। साथ ही राज्य करने के बंगालियों के अधिकार का पूरा समर्थन किया। आवामी लीग की चुनावी जीत के चलते बहुत से पाकिस्तानियों को ये भय लगने लगा कि कहीं इस तरह बंगाली संविधान को भी उन 6 सूत्री कार्यक्रम की ओर ना मोड़ दें। इस संकट से उबरने हेतु सिफारिशों एवं समाधान के लिए एहसान याकूब मिशन की स्थापना हुई एवं उसकी सिफारिशों एवं रिपोर्ट को आवामी लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साथ ही राष्ट्रपति याहिया खान से समर्थन मिला। हालांकि इस मिशन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई घटकों का समर्थन नहीं मिल पाया था और परिणाम स्वरूप इसे वीटो कर दिया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के वीटो को समर्थन देने और पाकिस्तान की प्रीमियरशिप को शेख मुजीबुर रहमान को देने से मना कर देने पर आवामी लीग ने राष्ट्रव्यापी सामान्य हड़ताल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति याहिया खान ने नेशनल असेंबली के संयोजक को स्थगित कर दिया, जिससे आवामी लीग एवं उनके पूर्वी पाकिस्तान के ढेरों समर्थकों का मोह भंग हो गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शेख मुजीबुर रहमान ने सामान्य हड़ताल की घोषणा की, जिससे सरकार बंदी के हालात हो गए। साथ ही उधर पूर्व में असंतुष्टों के समूह ने उन बिहारी जातीय समूहों पर अपनी अहिंसक प्रतिक्रिया करनी आरंभ कर दी, जिन समूहों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। मार्च 1971 के आरंभ में अकेले चिटगांव में ही लगभग 300 बिहारियों को बंगालियों की हिंसक भीड़ ने काट डाला। पाकिस्तान सरकार ने इस बिहारी हत्याकांड के बहाने पूर्वी पाकिस्तान में कुछ दिन के बाद 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत सेना तैनात कर दी। वहां असंतुष्टों की भीड़ गिरफ्तार की जाने लगी और कई दिनों की हड़ताल एवं असहयोग आंदोलन के बाद टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 की रात्रि में ढाका पर अधिकार कर लिया। आवामी लीग को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। इसके बहुत से सदस्यों तथा सहानुभूतिज्ञों को पूर्वी भारत के भागों में शरण लेनी पड़ी। मुजीब को 25 मार्च 1971 की अर्धरात्रि के 1:30 बजे गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया गया। इसके बाद ऑपरेशन सर्चलाइट करवाई गई और उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन बरिसल की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत पूर्व के बौद्धिक अभिजात वर्ग को निपटाने की मंशा थी। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना के मेजर जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। एडमिरल सैयद मोहम्मद एहसान और लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान के त्यागपत्र देने के बाद मीडिया में पाकिस्तानी सेना के बंगाली नागरिकों के व्यापक नरसंहार की काफी चर्चा हुई, जिसमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इसके बाद ये समुदाय पड़ोसी देश भारत के पूर्वी भाग में भागने लगा। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए पूर्वी भारत की सीमाओं को खोल दिया। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे निकटवर्ती भारतीय राज्यों ने इन्हें शरण देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े स्तर पर शरणार्थी कैंप लगाए। पूर्वी पाकिस्तान से तेजी से भागने वाले शरणार्थी आबादी ने भारत की पहले से ही कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बारंबार अपील की गई, किंतु भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट करने के बावजूद भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 27 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संघर्ष हेतु अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण देने से कहीं बेहतर है कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर इस संघर्ष को विराम दिया जाए। अप्रैल 1971 के अंत तक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ से भारत की पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी के बारे में चर्चा कर ली थी। सैम मानेकशॉ के निजी अभिलेखों के अनुसार उन्होंने अभी इस युद्ध के लिए 2 कारणों से असमर्थता जताई थी। एक तो पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में मानसून के आने का समय था, दूसरे सेना के टैंकों का मरम्मत का कार्य प्रगति पर था। उन्होंने इस असमर्थता के कारण अपना त्यागपत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे इंदिरा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी से एक ही शर्त पर जीत का आश्वासन दिया कि यदि उन्हें आक्रमण उनके तरीके व शर्तों पर करने दिया जाए, वह एक तिथि सुनिश्चित की जाए, जिसे इंदिरा गांधी ने मान लिया। असल में इंदिरा गांधी जल्दबाजी में की गई सैन्य कार्यवाही के दुष्परिणाम से अवगत थीं, किंतु वे अपनी सेना के विचार भी जानना चाहती थीं, जिससे वे अपने मंत्रिमंडल के कई तीखे सहकर्मियों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें तथा जन समुदाय को भी शांत कर सकें, जो भारत के उस समय के संयम रखने के निर्णय के समर्थन के लिए अति महत्वपूर्ण थे। नवंबर 1971 तक के हालात देखते हुए युद्ध अनिवार्य लग रहा था। सोवियत संघ ने पाकिस्तान को इस बारे में चेतावनी भी दी थी
इस चेतावनी को पाकिस्तान की अखंडता और एकता को खतरा बताया गया था। नवंबर 1971 में पाकिस्तानी अपरिवर्तनवादी और रूढ़िवादी राजनीतिज्ञों ने हजारों लोगों के साथ मिलकर क्रश इंडिया यानी भारत कुचल दो मार्च निकाला। जवाब में भारत ने अपनी पश्चिमी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर भारतीय सेना को तैनात करने की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने दिसंबर तक शांतिपूर्वक इंतजार किया ताकि मानसून के वर्षाकाल के बाद भूमि शुष्क हो जाए और अभियान के लिए उपयुक्त हो जाए। उनका मानना यह भी था कि हिमालय के दर्रों में हिमपात से आवाजाही बाधित हो जाएगी और चीन के बीच में घुसने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। 23 नवंबर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया और लोगों से युद्ध के लिए तैयार होने की अपील की। 3 दिसंबर की शाम लगभग 5:40 बजे पाकिस्तानी वायुसेना यानी पीएएफ ने भारत पाक सीमा से 300 मील दूर बसे आगरा सहित उत्तर पश्चिम भारत के 11 वायुसेना बेस पर हमला कर दिया, जो कि अप्रत्याशित रूप से खाली पड़े हुए थे। इस हमले के समय विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को घास फूस व पत्तियों, बेलों व लताओं से ढककर गंदे कपड़ों से घेर दिया गया था, क्योंकि उसका श्वेत संगमरमर रात्रि की चांदनी में श्वेत मार्गदर्शक की भांति चमकता था। उसी शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पर युद्ध की घोषणा है, और उसी रात को भारतीय वायुसेना ने पहली जवाबी हवाई कार्रवाई भी कर दी। अगले दिन ही इन जवाबी हमलों को वृहत स्तर के हवाई आक्रमण में बदल दिया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध का आधिकारिक आरंभ हुआ एवं इंदिरा गांधी ने सेना की टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने के आदेश दिए तथा पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इस अभियान में तीनों सेनाओं ने एक नियोजित तरीके से वायु, सागर एवं भूमि मार्ग से पाकिस्तान के सभी मोर्चों पर हमला बोल दिया। भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना एवं पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। इस बार पाकिस्तान भारत के संग नौसैनिक मुठभेड़ के लिए तैयार नहीं था। इस तथ्य से पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय के उच्च पदासीन अधिकारीगण भलीभांति अवगत थे कि उनकी नौसेना बिल्कुल तैयार नहीं है तथा उन्हें इस बार बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना के विरुद्ध गहरे सागर में आक्रामक युद्ध के लिए किसी भी स्थिति में सज्ज नहीं थी। न ही भारतीय नौसेना के सागरीय अतिक्रमण के सामने पर्याप्त सुरक्षा ही दे पाने में समर्थ थी। युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना की पश्चिमी नवल कमान से वाइस एडमिरल सुरेंद्र नाथ कोहली के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1971 की रात्रि में कूटनामा त्रिशूल नाम से कराची बंदरगाह पर अचानक हमला बोल दिया गया। इन नौसैनिक हमलों में सोवियत निर्मित ओसा मिसाइल नावों के द्वारा पाकिस्तानी नौसेना के ध्वंसक पीएनएस खैबर एवं माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज को तो जलमग्न कर ही दिया, साथ ही साथ जबकि पीएनएस शाहजहां डीडी 962 भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। इसके बदले में पाकिस्तानी नौसैनिक पनडुब्बियों पीएनएस हैंगर S131, मैंग्रो एवं शुशुक ने भारतीय युद्धपोतों की खोज का अभियान शुरू कर दिया। पाकिस्तानी नौसैनिक स्रोतों के अनुसार लगभग 720 नौसैनिक या तो हताहत हुए या लापता थे। पाकिस्तान का ईंधन भंडार एवं बहुत से व्यापारिक पोत भी नष्ट हो गए, जिससे पाकिस्तानी नौसेना का युद्ध करना या युद्ध में बने रहना अब और कठिन हो गया। 9 दिसंबर 1971 को हैंगर ने आईएनएस खुकरी F149 को जलमग्न कर दिया, जिसमें 194 भारतीय हताहत हुए एवं ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम पनडुब्बी हमला थी। आईएनएस खोकरी पर हमले के तुरंत बाद ही 9 दिसंबर की रात को ही कराची बंदरगाह पर एक और बड़ा हमला हुआ, जो कूटनामा पाइथन के नाम से था। भारतीय नौसेना की ओसा मिसाइल नावों ने कराची बंदरगाह पहुंचकर सोवियत से ली हुई स्ट्राइक्स मिसाइल से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई बड़े ईंधन टैंक, 3 पाकिस्तानी व्यापारी बेड़े तथा वहां एक खड़े विदेशी जहाज को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने किसी भी भारतीय नौसैनिक के युद्धपोत पर हमला नहीं किया एवं अगले दिन तक भी उन्हें संदेह बना रहा, जिसके चलते पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के टोही युद्ध विमान चालक की तरह कार्यरत एक नागरिक विमान चालक से अपने ही पीएनएस जुल्फिकार K265 को भारतीय पोत के भ्रम में हमला कर दिया, जिससे उस पोत को भयंकर क्षति पहुंची और साथ ही कई कार्यरत नौसैनिक अधिकारीगण भी हताहत हुए। युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर भारतीय पूर्वी नवल कमान के वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में अलग थलग करने के लिए भारतीय नौसेना ने नाकाबंदी कर रखी थी। यह नाकाबंदी भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की अगुवाई में हुई थी और वॉरशिप आईएनएस विक्रांत को तैनात किया गया था। इस नाकाबंदी से पाकिस्तान का खून खौल उठा और उसने अपने सर्वश्रेष्ठ पनडुब्बी आईएनएस गाजी को भेजने का फैसला किया।
विक्रांत को डुबोने के लिए ही पाकिस्तान ने गाजी को भेजा था। गाजी असल में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी और इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। साल 1963 में पाकिस्तान को यह अमेरिका ने दी थी। गाजी दो मकसद के साथ भारत भेजी गई थी। पहला विक्रांत को डुबोना और दूसरा भारत के पूर्वी तट पर लैंड माइनिंग बिछाना था। गाजी के बिना पाकिस्तान की नौसेना पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय नौसेना के ऑपरेशंस को प्रभावित नहीं कर सकती थी। खुद उसके लिए भी गाजी को भेजना एक खतरनाक फैसला था। एक पुरानी पनडुब्बी थी और ऐसे में दुश्मन की जमीन पर इसको भेजने का फैसला कई लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसके अलावा गाजी लगातार उपकरणों की असफलता से जुड़े मसलों का सामना कर रही थी और चिटगांव में इसका प्रबंधन बड़े ही खराब तरीके से हो रहा था। पीएनएस गाजी को इसके बाद भी चुपचाप कराची बंदरगाह से 14 नवंबर 1971 को रवाना कर दी गई थी। वाइस एडमिरल कृष्णन ने आईएनएस राजपूत के साथ गाजी को तबाह करने के मिशन तैयार किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएनएस राजपूत भी पुराना हो चुका था और यह रिटायर होने के लिए विशाखापट्टनम आया था। आईएनएस राजपूत ने खुद को विक्रांत के तौर पर दुश्मन के सामने पेश किया और इससे हैवी वायरलेस ट्रैफिक पैदा हुआ। भारतीय नौसेना ने जानबूझकर एक प्राइवेट टेलीग्राम के तौर पर अनक्लासिफाइड सिग्नल भेजा था और सुरक्षा घेरा तोड़ा था। यह टेलीग्राम विक्रांत पर तैनात एक नौसेना की तरफ से था, जिसमें यह पूछा गया था कि उनकी मां का स्वास्थ्य अब कैसा है। 23 नवंबर को गाजी विक्रांत को तलाश करने लगी थी। चेन्नई, जो उस समय मद्रास था, वहां गाजी 10 दिन बाद देरी से पहुंची। वाइस एडमिरल कृष्णन ने लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह से मुलाकात की, जो आईएनएस राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर थे। लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को सारी जानकारी से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि एक पाकिस्तानी पनडुब्बी सिलोन में देखी गई है और इस बात की पूरी आशंका है कि वो या तो विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई पहुंचेंगी। कृष्णन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि राजपूत को जब ईंधन से लैस कर दिया जाएगा तो उसे बंदरगाह से जाना होगा और दिशा निर्देशों से जुड़ी सभी मदद को बंद करना होगा। उन्होंने कैप्टन को आदेश दिया था कि वो विक्रांत के ही कॉल साइन और सिग्नल का प्रयोग करेंगे, जबकि आईएनएस विक्रांत को अंडमान द्वीप के करीब कहीं भेज दिया गया था। 2 दिसंबर को आईएनएस राजपूत रवाना हुआ और 3 दिसंबर को वो एक पायलट के साथ फिर से सेलिंग पर निकला। इसी समय यानी 3-4 दिसंबर की आधी रात को बंदरगाह से ऑल क्लियर कर राजपूत रवाना हुआ। कैप्टन के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान की पनडुब्बी बंदरगाह के बाहर होगी और अगर टॉर्पीडोज को उतार दिया गया तो क्या होगा। इस ख्याल के बाद ही राजपूत के इंजन बंद करा दिए गए। इन सब के बीच ही गाजी आईएनएस विक्रांत को तलाश करने में लगी थी। विशाखापट्टनम के करीब लैंड माइंस लगाने का काम हो चुका था। गाजी ने खुद को ऐसी पोजीशन पर रखा था कि उसका पता नहीं लग पा रहा था। ब्लैकआउट की वजह से और सभी नेविगेशन ऑफ होने की वजह से हालात और मुश्किल हो गए थे। आईएनएस राजपूत ने धीरे से अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाहरी हिस्से में आ गया। ऐसे पल गाजी को हाई स्पीड वाले विध्वंसक का पता लग गया था। वो और गहरे पानी में चली गई। आईएनएस राजपूत के कैप्टन ने देखा कि जिस समय गाजी गहरे पानी में गई थी उसी समय पानी की एक जोरदार लहर ऊपर की तरफ उठी थी। गाजी एकदम समंदर की तली में जा गिरी थी। उसमें आग लग गई थी और जहां पर लैंड माइंस बिछी थी और टॉर्पीडोज थे उनमें ब्लास्ट हो गया था। भारतीय नौसेना ने कहा था कि पनडुब्बी को विध्वंसक आईएनएस राजपूत ने डुबो दिया है। वहीं पाकिस्तान की नौसेना दावा करती है कि उसकी पनडुब्बी आंतरिक विस्फोट के चलते डूबी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हाइड्रोजन गैस की अधिकता की वजह से भी हादसा हो गया था। आज भी विशाखापट्टनम के समंदर में गाजी का रहस्य दबा हुआ है। बंदरगाह से करीब 1.5 मील यानी कि 2 किलोमीटर से कुछ दूरी पर यह पनडुब्बी मौजूद है। इस जगह को नेविगेशनल मानचित्र पर चिन्हित किया गया है ताकि दूसरे जहाज इसके मलबे से ना टकरा पाएं। 14 दिसंबर के दिन भारतीय सेना को एक गुप्त संदेश मिला कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के उच्च अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि उसी समय उस भवन पर बम गिराए जाएं और बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर हमला किया। इसके 2 दिन बाद ही 16 दिसंबर की सुबह 9:15 बजे जनरल जैकब को मानिक सौ का संदेश मिलता है कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। तब जनरल जैकब पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर नियाजी को आत्मसमर्पण की शर्तें सुनाई तो नियाजी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, कौन कह रहा है कि मैं हथियार डाल रहा हूं? जैकब ने कहा, मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट देता हूं। अगर आप समर्पण नहीं करते हैं तो मैं ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू करने का आदेश दे दूंगा। उधर अरोड़ा अपने दल के साथ 1 से 2 घंटे में ढाका में लैंड करने वाले थे
और युद्ध भी जल्द खत्म होने वाला था। 4:30 बजे अरोड़ा अपने दल बल के साथ 5 MQ हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे और रेस कोर्स के मैदान पर अरोड़ा और नियाजी एक टेबल के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। इस मौके पर नियाजी की आंखें एक बार फिर नम हो गई थीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी सेना का सबसे बड़ा समर्पण ढाका के रेस कोर्स पर 16 दिसंबर 1971 के दिन रमना रेस कोर्स पर एक तरफ भारतीय सेना और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे और दूसरी तरफ अपने 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख से 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तानी और बंगाली देशभक्त शामिल थे। बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर 3 लाख लोगों की हत्या का आरोप है। दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने महिलाओं के खिलाफ नरसंहार और यौन अपराध किए थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमेशा यही कहा है कि बांग्लादेश में मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और बताया गया है कि उनकी संख्या 26,000 के करीब थी। 7 जनवरी 1972 के दिन शेख मुजीब को जेल से रिहा कर दिया गया। जब वे ढाका हवाई अड्डे पहुंचे तो उनके स्वागत में करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। इसके बाद वे स्वतंत्र बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने।